गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। परफॉर्मेंस रिव्यू ये शब्द सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के मन में एक ही तस्वीर आती है। साल में एक बार मैनेजर के साथ एक बंद कमरा। बिल्कुल। और पूरे साल के काम पर एक तरफा फैसला सुनना थोड़ा तनाव भरा होता है ना। हाँ, होता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर फीडबैक सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि चारों तरफ से आए। एक ऐसा सिस्टम जहां आपके सहकर्मी, आपकी टीम और यहां तक कि आपके ग्राहक भी आपकी समीक्षा करें। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। और ये सुनने में तो बड़ा आदर्श लगता है, मतलब एक पूरी तरह से निष्पक्ष और समग्र मूल्यांकन। लेकिन आज हम इसी की तह तक जाएंगे। क्या ये सच में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक क्रांतिकारी तरीका है, या फिर ये ऑफिस की राजनीति और मनमुटाव को बढ़ाने वाली एक खतरनाक मशीन? अच्छा सवाल है। हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो एक विस्तृत गाइड पर आधारित है जो इस प्रणाली के हर पहलू को उजागर करती है। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि ये सिस्टम असल में एक वरदान है या एक अभिशाप। चलिए पता लगाते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं 360 डिग्री तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये सिर्फ बॉस की राय से तो कहीं ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि किसी कर्मचारी के काम का एक होलोग्राफिक व्यू बनाने जैसा है। होलोग्राफिक व्यू दिलचस्प है। हाँ, मतलब पारंपरिक सिस्टम में आपको सिर्फ एक एंगल से देखा जाता है, ऊपर से, आपके मैनेजर की नजर से। लेकिन 360 डिग्री सिस्टम में हम कैमरा चारों ओर लगा देते हैं। चारों ओर मतलब कौन कौन? देखिए, एक तो ऊपर से आपके मैनेजर या सुपरवाइजर हैं ही, फिर आता है नीचे से मिला फीडबैक, मतलब जो लोग मेरे अंडर काम करते हैं, मेरी टीम। बिल्कुल। वो आपके नेतृत्व, आपके सिखाने के तरीके, आपके सपोर्ट के बारे में बताते हैं। फिर बगल से, यानी आपके सहकर्मी, कि मैं एक टीम प्लेयर हूं या नहीं, सही, आप सहयोग करते हैं या नहीं। और कई मामलों में तो बाहर से भी फीडबैक लिया जाता है, जैसे कि ग्राहक या क्लाइंट्स। और एक एंगल और है शायद, कर्मचारी खुद। हाँ, सबसे जरूरी, स्वमूल्यांकन। आप खुद अपने प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं। तो जब इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखा जाता है, तब जाकर एक पूरी 360 डिग्री तस्वीर बनती है। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपने क्या किया, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे किया। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके पेशेवर व्यक्तित्व का पूरा एक्सरे है। लेकिन यहाँ मेरा पहला सवाल आता है, इतनी मेहनत क्यों? मतलब इतने सारे लोगों को शामिल करना, डेटा इकट्ठा करना, ये तो एक बहुत बड़ा काम लगता है। क्या इसका फायदा सच में इतनी मेहनत के लायक है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब इस सिस्टम के असली मकसद में छिपा है। इसका पहला और सबसे बड़ा मकसद है किसी एक व्यक्ति के पूर्वाग्रह, मतलब बायस को खत्म करना। अच्छा। हम सब इंसान हैं। हो सकता है आपके मैनेजर का आपके साथ कोई पिछला अनुभव हो, अच्छा या बुरा, जो उनकी राय पर असर डाल रहा हो सकता है। लेकिन जब 10 अलग अलग लोग फीडबैक देते हैं तो किसी एक व्यक्ति का जो बायस है वो काफी हद तक संतुलित हो जाता है।
मतलब ये सिस्टम पक्षपात की संभावना को कम कर देता है। पर आपने कहा कि इसका मकसद सिर्फ मूल्यांकन नहीं बल्कि विकास है। वो कैसे होता है? यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। दूसरा बड़ा उद्देश्य है उन अंधे धब्बों यानी ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर करना जिनके बारे में हमें खुद पता नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट्स? हाँ, हो सकता है आपको लगता हो कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन आपकी टीम के 3 लोग कहते हैं कि आप मीटिंग के बाद ईमेल से फॉलो अप नहीं करते। ये एक ऐसी जानकारी है जो शायद आपको कभी सीधे तौर पर पता न चले, लेकिन ये आपके विकास के लिए मतलब अनमोल है। मुझे लगता है ये मैनेजर्स के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी होगा। उन्हें तो अपनी टीम से सीधा और सच्चा फीडबैक शायद ही कभी मिलता हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए इसका एक और बड़ा मकसद नेतृत्व कौशल को बढ़ाना है। एक मैनेजर को पहली बार पता चल सकता है कि उनकी टीम उन्हें माइक्रो मैनेजर समझती है, या ये कि मैनेजर उन पर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल। ये फीडबैक सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये एक लीडर के तौर पर विकसित होने का सबसे तेज तरीका है और इससे टीम वर्क और खुले संवाद की संस्कृति भी बनती है। ठीक है, तो ये सिस्टम एक आईने की तरह काम करता है जो आपको वो दिखाता है जो आप खुद नहीं देख पा रहे। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है भी। लेकिन ऐसा होता कैसे? मतलब असल में जमीन पर यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? मुझे डर है कि ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है करने में उतना ही जटिल होगा। जटिल तो है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत व्यवस्थित हो सकता है। इसे एक सफर की तरह देखिए, एक कर्मचारी के नजरिए से। ठीक है, मान लीजिए मैं एक टीम लीड हूं, मेरे साथ क्या होगा? ये तय करेंगे कि आपके लिए फीडबैक कौन कौन देगा। इन्हें मूल्यांकनकर्ता या रेटर्स कहते हैं। अच्छा। इसमें आपके सीनियर, आपकी टीम के कुछ सदस्य और कुछ सहकर्मी शामिल होंगे। एक मिनट, यहां मैं किसी को चुनने से मना कर सकता हूं। अगर मेरा किसी सहकर्मी से मनमुटाव चल रहा है तो क्या मैं उसे अपनी लिस्ट से हटा सकता हूं? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करता है। ज्यादातर अच्छी प्रणालियों में इस पर चर्चा की गुंजाइश होती है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। ठीक है। मूल्यांकनकर्ताओं को चुनने के बाद एक ऑनलाइन प्रश्नावली या सर्वे उन सभी को भेजा जाता है और ये पूरी तरह से गोपनीय होता है। लेकिन क्या ये सच में गोपनीय रहता है? मतलब अगर मेरी टीम में सिर्फ 4 लोग हैं और कोई तीखी आलोचना आती है तो क्या मुझे अंदाजा नहीं हो जाएगा कि ये किसने लिखा है? ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा जोखिम है और इसीलिए इसे बहुत सावधानी से लागू किया जाता है। एचआर विभाग ये सुनिश्चित करता है कि फीडबैक को इस तरह से इकट्ठा और प्रस्तुत किया जाए कि किसी एक व्यक्ति की पहचान उजागर ना हो। कैसे? उदाहरण के लिए वो कहेंगे, आपकी टीम के 60% लोगों का मानना है कि, न कि ये बताएंगे कि किस किसने क्या कहा। समझ गया। तो जब सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है उसके बाद क्या होता है? मुझे बस एक रिपोर्ट थमा दी जाती है? नहीं, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। आपको सिर्फ रिपोर्ट नहीं दी जाती। एक प्रशिक्षित व्यक्ति, जो आपका मैनेजर या एचआर का कोई सदस्य हो सकता है, आपके साथ बैठकर उस रिपोर्ट पर चर्चा करता है। अच्छा। और उस सत्र का मकसद आपकी गलतियां निकालना नहीं, बल्कि डेटा को समझने में आपकी मदद करना है। पैटर्न क्या है, सबसे बड़ा संदेश क्या है। और इस चर्चा के बाद? इसके बाद आप और आपके मैनेजर मिलकर एक विकास योजना मतलब एक डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। की जरूरत है तो कंपनी उसके लिए ट्रेनिंग का इंतजाम कर सकती है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड बनकर खत्म नहीं होती, बल्कि एक एक्शन प्लान से पूरी होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया सुनने में काफी लंबी और गहन है और यहीं पर मुझे इसकी कमजोरियां दिखनी शुरू हो रही हैं। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है सच में काम करता है? क्योंकि अब तक हमने सिर्फ इसके आदर्श रूप की बात की है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस सिस्टम की सफलता और विफलता के बीच का अंतर बहुत बारीक है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज इसका सबसे बड़ा फायदा है वही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी हो सकती है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कई लोगों से फीडबैक लेना। आपने पूर्वाग्रह की बात की, मैनेजर का बायस तो कम हो गया, लेकिन सहकर्मियों के बायस का क्या? ऑफिस की राजनीति, दोस्ती दुश्मनी, ये सब तो फीडबैक पर हावी हो सकते हैं ना। ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे वास्तविक खतरा है। इसे रेटर बायस कहते हैं। हो सकता है दोस्त एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर अच्छी रेटिंग दे दें, या जिनसे नहीं बनती वो मौका देखकर नीचा दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल। अगर कंपनी की संस्कृति में पहले से ही विश्वास की कमी है तो ये सिस्टम आग में घी का काम कर सकता है। तो कंपनी इस समस्या से कैसे निपटती है? क्या वो बस उम्मीद करती हैं कि सब लोग ईमानदार रहेंगे?
नहीं, अच्छी कंपनियां इसके लिए कई सुरक्षा उपाय करती हैं। पहला, वो सिर्फ रेटिंग पर भरोसा नहीं करती। वो लोगों को अपनी रेटिंग के समर्थन में ठोस उदाहरण देने के लिए कहती हैं। अच्छा। दूसरा, रिपोर्ट का विश्लेषण करने वाला व्यक्ति पैटर्न देखता है। अगर 9 लोग कह रहे हैं कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं और एक व्यक्ति बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है, तो उस एक राय को सही संदर्भ में देखा जाता है। और तीसरा? तीसरा और सबसे जरूरी, ट्रेनिंग। लोगों को सिखाया जाता है कि रचनात्मक और निष्पक्ष फीडबैक कैसे दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी तो चुनौतियां होंगी। ये प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली लगती है। हर कर्मचारी के लिए इतने लोगों का समय लेना, फिर एचआर का समय। हाँ, ये इसकी दूसरी बड़ी कमी है। ये समय और पैसे दोनों के लिहाज से महंगा है। एक एक कर्मचारी के लिए फॉर्म भरना, डेटा विश्लेषण करना और फिर एक एक घंटे के फीडबैक सत्र आयोजित करना, इसमें बहुत संसाधन लगते हैं। यही वजह है कि कई कंपनियां इसे हर साल हर कर्मचारी के लिए नहीं करती। तो फिर कब करती हैं? वैसे सिर्फ लीडरशिप भूमिकाओं के लिए या जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करती हैं। और एक बात और, अगर मुझे मेरे किसी सहकर्मी से बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो क्या इससे हमारे काम करने के रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा? ये तो टीम में एक अजीब सी दरार पैदा कर सकता है। बिल्कुल। अगर इसे ठीक से संभाला नहीं गया तो ये कर्मचारियों के बीच संघर्ष पैदा कर सकता है। इसीलिए वो फीडबैक देने का सत्र इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा। वहाँ कर्मचारी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और फीडबैक को व्यक्तिगत हमले के रूप में न देखने में मदद की जाती है। लेकिन हाँ, ये जोखिम हमेशा बना रहता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है और शक्तिशाली उपकरणों को चलाने के लिए कुशलता की जरूरत होती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे एक प्रणाली जो टीम वर्क को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है, अगर सही तरीके से लागू ना हो तो वही टीम वर्क को तोड़ भी सकती है। बिल्कुल। तो फिर ये किसके लिए है? क्या हर संगठन को इसे अपना लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर किसी के लिए नहीं है। हमारे स्रोत के मुताबिक ये उन संगठनों के लिए सबसे अच्छा काम करता है जहां पहले से ही एक हद तक खुलापन और विश्वास का माहौल है। और ये मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि उनका प्रभाव कई दिशाओं में पड़ता है। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। एक सेल्स मैनेजर की बात करते हैं। ठीक है। पारंपरिक दुनिया में उनका मूल्यांकन बस इस बात पर होता है कि उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया या नहीं। 360 डिग्री सिस्टम में उनके लिए क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर है रवि। पारंपरिक सिस्टम में साल के अंत में उसका बॉस देखेगा कि रवि ने 10 करोड़ का टारगेट पूरा किया या नहीं। और अगर कर लिया तो उसे उत्कृष्ट रेटिंग और बोनस मिल जाएगा। कहानी खत्म। लेकिन 360 डिग्री में कहानी यहाँ से शुरू होती है। एकदम सही। 360 डिग्री में रवि का मूल्यांकन कई लोग करेंगे। उसका सीनियर मैनेजर तो करेगा ही, लेकिन साथ ही उसकी अपनी सेल्स टीम भी फीडबैक देगी। और वो क्या कह सकती है? हो सकता है टीम कहे, रवि टारगेट तो पूरा करवा लेते हैं, लेकिन वो कभी हमारी सुनते नहीं, सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं और बहुत दबाव बनाते हैं। वाह, ये तो पूरी कहानी बदल देता है। रुकिए, अभी और भी है। उसके साथ ही सेल्स मैनेजर्स भी फीडबैक देंगे। शायद वो कहें, रवि अपनी टीम से तो काम निकलवा लेते हैं, लेकिन वो कभी दूसरे विभागों की मदद नहीं करते, वो जानकारी साझा नहीं करते। और ग्राहक? हाँ, शायद कंपनी के 2 सबसे बड़े ग्राहक भी फीडबैक दें और वो कहें, रवि सेल्स मीटिंग में तो बहुत वादे करते हैं, लेकिन बाद में डिलीवरी के समय फोन नहीं उठाते। तो अब जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि रवि एक ऐसा मैनेजर है जो टारगेट तो पूरा कर रहा है, लेकिन अपनी टीम को नाखुश करके, सहकर्मियों से दुश्मनी मोल लेकर और ग्राहकों को धोखा देकर। बिल्कुल। अब देखिए, पारंपरिक समीक्षा में रवि एक स्टार परफॉर्मर था, लेकिन 360 डिग्री समीक्षा में ये पता चलता है कि उसके काम करने का तरीका लंबे समय में कंपनी के लिए हानिकारक है। तो अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी उसे सिर्फ बोनस नहीं देगी, बल्कि उसे लीडरशिप और ग्राहक संबंध बनाने की ट्रेनिंग के लिए भेजेगी। ये जानकारी रवि के विकास के लिए सोने की खान है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे ये सिस्टम क्या से ज्यादा कैसे पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि 360 डिग्री अप्रेजल कोई जादू की छड़ी नहीं है।
ये एक सर्जिकल टूल की तरह है। सर्जिकल टूल। हाँ, अगर एक कुशल सर्जन इसका इस्तेमाल करे तो ये जीवन बचा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी नौसिखिए के हाथ में दे दिया जाए तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और इसकी सफलता पूरी तरह से संगठन की संस्कृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल। अगर वहां पहले से विश्वास और ईमानदारी की कमी है तो ये सिस्टम मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा देगा। तो इसे लागू करने से पहले संगठन को खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। हाँ, उन्हें पूछना होगा, क्या हम सच सुनने के लिए तैयार हैं और क्या हम उस सच पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्योंकि अगर फीडबैक लेने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो ये और भी बुरा है। हाँ, ये कर्मचारियों का व्यवस्था पर से भरोसा पूरी तरह खत्म कर देता है, जो इसे लागू न करने से भी ज्यादा बुरा है। तो ये एक शक्तिशाली लेकिन दो-धारी तलवार है। इसका सही इस्तेमाल कर्मचारी और संगठन दोनों को बदल सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल बहुत महंगा पड़ सकता है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एक निवेश है। इसमें समय, पैसा और साहस तीनों का निवेश लगता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो इसका रिटर्न असाधारण हो सकता है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल उठता है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगा। जरूर पूछिए। ये एक तरह का मुर्गी पहले या अंडा वाला सवाल है। अच्छा। अगर किसी संगठन में विश्वास और खुलेपन की संस्कृति पहले से मौजूद नहीं है, तो क्या 360 डिग्री जैसा सिस्टम उस संस्कृति को बनाने में मदद कर सकता है, या ये सिर्फ मौजूदा अविश्वास और गुटबाजी को सतह पर लाकर सब कुछ बिखेर देगा? बहुत गहरा सवाल है। क्या इसे संस्कृति बदलने के एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या ये सिर्फ एक अच्छी संस्कृति में ही काम कर सकता है?